नमस्कार, टीवी 15 एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार पांडे, अधिवक्ता, और आज हम भारतीय कानून पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, टीवी 15 एजुकेशन में स्वागत है। अवैध कब्जे से मुक्ति, इसे समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में बहुत गंभीर है। अपनी ही संपत्ति पर किसी और का गैरकानूनी कब्जा हो जाना, ये एक ऐसा डरावना सपना है जिससे कोई गुजरना नहीं चाहता। आज इस मास्टर क्लास के जरिए हम बिल्कुल आसान भाषा में ये समझेंगे कि कैसे बिना सालों तक अदालतों के चक्कर काटे सीधे प्रशासनिक तरीके से किसी भी संपत्ति को मुक्त कराया जा सकता है। ठीक है, चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज के हमारे मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार रहेंगे। पहला, अवैध कब्जे की असल समस्या। दूसरा, इसका नया समाधान यानी BNSS 164। तीसरा, SDM की कानूनी शक्तियां। चौथा, इसके लिए जरूरी सबूत और पूरी प्रक्रिया। और पांचवा, 2 महीने की वो खास समय सीमा जो बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, अवैध कब्जे की समस्या और ये जो भूमाफिया का आतंक है, इसके बारे में। अवैध कब्जे से कैसे बचें? ये एक ऐसा सवाल है जो आम इंसान को हमेशा डराता है ना? देखिए, जमीनी हकीकत सच में बहुत ही निराशाजनक है। होता क्या है कि कुछ बाहुबली और भूमाफिया जिनके पास बहुत पैसा है, रसूख है, वो अपने सिंडिकेट का इस्तेमाल करके संपत्तियों पर जबरन कब्जा कर लेते हैं। ये लोग डराते हैं, धमकाते हैं, मारपीट पर उतर आते हैं। जरा सोचिए, जीवन भर की गाढ़ी कमाई लगाकर कोई एक छोटी सी जमीन खरीदता है और एक दिन वहां पहुंचने पर किसी और का ताला लगा मिलता है। जब वो अपनी ही जमीन से इन गुंडों को हटाने जाता है तो उसे गालियां और धमकियां मिलती हैं। सामने इतना बड़ा सिंडिकेट हो तो कोई भी खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई, इस जाल से बाहर निकलने का आखिर कानूनी रास्ता है क्या? अक्सर होता यह है कि न्याय पाने के लिए सीधा सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सिविल कोर्ट का रास्ता सालों साल की देरी और बहुत भारी खर्चे वाला होता है। वहाँ एक महंगे वकील की ज़रूरत होती है, बस तारीख पर तारीख मिलती है और ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अदालतों के चक्कर काटने में निकल जाता है। लेकिन इसके ठीक उलट प्रशासनिक मदद का जो रास्ता है, वो एक बहुत ही तेज़ और असरदार सिस्टम है। बिना अपना कीमती समय बर्बाद किए प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से बहुत ही कम समय में अपना कब्जा वापस पाया जा सकता है। इसीलिए कोर्ट कचहरी के उस लंबे संघर्ष से बचने के लिए यह नया प्रशासनिक तरीका सीखना सच में बहुत जरूरी है। अब आते हैं भाग 2 पर, नया समाधान। BNSS 164, एक बिल्कुल नया और बेहद असरदार कानून। हाल ही में हमारे देश के कानून में एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि ऐतिहासिक बदलाव हुआ है, जिसे समझना बहुत ही जरूरी है। पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC की धारा 145 हुआ करती थी। इस पुरानी धारा के तहत ही प्रशासनिक अधिकारियों को जमीन पर शांति बनाए रखने के लिए शिकायत दी जाती थी। लेकिन 1 जुलाई 2024 से एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। अब पुरानी CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS लागू हो गई है और पुराने कानून की उसी धारा 145 को अब और भी ज्यादा स्पष्ट करते हुए BNSS की धारा 164 बना दिया गया है। यह सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि आम नागरिकों को तेजी से न्याय दिलाने की दिशा में एक बहुत ही मजबूत कदम है। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि BNSS 164 आखिर है क्या। ये एक ऐसा कानूनी प्रावधान है जो सीधे तौर पर उप जिलाधिकारी यानी SDM को ये खास अधिकार देता है कि वो समाज में शांति बनाए रखने के लिए अवैध कब्जा करने वालों को तुरंत वहां से बेदखल कर सकें। SDM को ये पावर मुख्य रूप से इसलिए दी गई है ताकि जमीन के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच कोई खून खराबा ना हो, समाज में कोई डर या अशांति का माहौल न फैले। इस कानून का असली मकसद संपत्ति के विवाद का कोई अंतिम फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि तुरंत प्रभाव से हिंसा को रोकना और पुरानी स्थिति को वापस बहाल करना है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। SDM की शक्तियां, यानी उनके पास तुरंत बेदखल करने का जो पावर है, वो कैसे काम करता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि एक SDM अपनी इस खास कानूनी शक्ति का इस्तेमाल असल में करते कैसे हैं। तो इसका सबसे बड़ा आधार यही है, SDM मालिकाना हक नहीं, केवल और केवल कब्जा देखते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब कोई मामला SDM के पास पहुंचता है तो वो ये जांच करने नहीं बैठते कि जमीन की असली रजिस्ट्री किसके नाम पर है या वसीयत में किसका नाम लिखा है। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि हाल ही में, यानी विवाद शुरू होने से ठीक पहले, उस जमीन पर शांतिपूर्ण तरीके से किसका वैध कब्जा था और किसने जोर जबरदस्ती करके उसे वहां से हटाया है। उनका फैसला पूरी तरह से सिर्फ कब्जे और शांति भंग होने की आशंका के आधार पर ही होता है। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए इस महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत पर गौर करना चाहिए।
मुख्य उद्देश्य उस व्यक्ति को कब्जा वापस दिलाना है जिसे अवैध रूप से बेदखल किया गया है, ना कि ये जांचना कि असली मालिक कौन है। उदाहरण के लिए मान लीजिए दो पक्षों में विवाद है। एक पक्ष के पास संपत्ति के पूरे कागजात मौजूद हैं, लेकिन उसने दूसरे पक्ष को, जो वहां शांति से रह रहा था, उसे मारपीट कर वहां से निकाल दिया। तो ऐसे में एसडीएम उस मारपीट करने वाले को ही वहां से बेदखल करेंगे। एसडीएम के तुरंत दखल देने का इकलौता मकसद सिर्फ शांति बनाए रखना और शारीरिक टकराव को रोकना है। मालिकाना हक तय करने का काम अंत में सिविल कोर्ट का ही रहता है, लेकिन तत्काल राहत के लिए ये एक बहुत ही मजबूत व्यवस्था है। आइए अब चलते हैं भाग 4 पर, सबूत और प्रक्रिया। एसडीएम कोर्ट की ये पूरी प्रक्रिया आखिर होती कैसे है? चलिए देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कदम दर कदम कैसे आगे बढ़ती है। इसमें 4 बिल्कुल स्पष्ट चरण हैं। सबसे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एक विस्तृत लिखित दरख्वास्त देनी होती है, और ध्यान रहे उसकी एक रसीद जरूर लेनी चाहिए। ये पुलिस की रसीद आगे चलकर बहुत काम आती है। दूसरा कदम है एक अच्छे और अनुभवी वकील के जरिए एसडीएम के न्यायालय में BNSS 164 के तहत अपनी याचिका लगाना। इसके बाद तीसरे कदम में एसडीएम मामले को संज्ञान में लेते हुए दोनों पक्षों को नोटिस भेजेंगे और अपना अपना पक्ष रखने के लिए बुलाएंगे। और फिर आता है अंतिम कदम। अगर एसडीएम इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं कि हां, बलपूर्वक अवैध कब्जा किया गया है, तो वो पुलिस बल के साथ उस अवैध कब्जाधारी को तुरंत बेदखल करने का एक सख्त आदेश जारी कर देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि एसडीएम के सामने ये साबित कैसे किया जाए कि पुराना कब्जा आखिर था किसका। इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस और मान्य सबूतों की जरूरत होती है, जैसे कि बिजली का बिल जो ये साबित करता है कि वहां कोई रह रहा था, कोई टैक्स की रसीद, लीज डीड या फिर रेंट का एग्रीमेंट। इसके अलावा अगर उस जगह पर कब्जे की कोई पुरानी या नई तस्वीर मौजूद है तो वो भी एक बहुत ही मजबूत सबूत मानी जाती है। और हाँ, आसपास के पड़ोसियों या गवाहों के बयान भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये सारे वो दस्तावेज हैं जो प्रशासनिक अधिकारी की नज़र में किसी भी केस को तुरंत मजबूत बना देते हैं। इन सब के अलावा एक डिजिटल रास्ता भी है जो इस पूरी व्यवस्था को और भी ज़्यादा पारदर्शी बनाता है। उदाहरण के लिए अगर उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो वहां जन सुनवाई पोर्टल और एंटी भूमाफिया पोर्टल जैसी बेहतरीन ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोई भी नागरिक इन डिजिटल पोर्टल्स पर अपनी शिकायत दर्ज कराकर इन अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सीधे उच्च स्तरीय प्रशासन से अतिरिक्त मदद की मांग कर सकता है। ये तकनीक का एक ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल है जो एक आम इंसान की पहुंच सीधे सत्ता के शीर्ष तक करवा देता है। अब आते हैं भाग 5 पर, 2 महीने की समय सीमा। ये इस पूरे कानून का सबसे जरूरी नियम है। तो अब इस पूरे विश्लेषण के सबसे संवेदनशील और जरूरी हिस्से पर आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है 2 महीने की सख्त समय सीमा। ये जो पूरा कानूनी प्रावधान है ना, ये इसी समय सीमा पर टिका हुआ है। शिकायत और याचिका एसडीएम के पास उस दिन से ठीक 2 महीने के भीतर दर्ज करानी ही होगी जिस दिन संपत्ति से अवैध रूप से बेदखल किया गया था, क्योंकि कानून के मुताबिक एसडीएम केवल यही जांचते हैं कि पिछले 2 महीने से उस जगह पर कौन काबिज था। अगर ये 2 महीने की म्याद एक बार पार हो गई तो फिर एसडीएम भी इस कानून के तहत कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो अंत में इस बहुत ही गंभीर सवाल पर विचार करना जरूरी हो जाता है, क्या सिर्फ थोड़ी सी देरी दशकों लंबी सिविल कोर्ट की लड़ाई में धकेल सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल। अगर ये 2 महीने की कीमती समय सीमा हाथ से निकल गई तो फिर सिर्फ और सिर्फ अदालत का वो लंबा, खर्चीला और थका देने वाला रास्ता ही बचता है। इसीलिए जागरूकता और सही समय पर लिया गया प्रशासनिक एक्शन ही तेजी से न्याय दिला सकता है। कानून की सही जानकारी होना ही आज के समय में सबसे बड़ा हथियार है। TV 15 एजुकेशन के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। TV 15 एजुकेशन देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। TV 15 एजुकेशन।